कहते हैं कि दुनिया में दो काम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। पहला, सच में सोचना, और दूसरा, उन कामों को उनके महत्व के हिसाब से लगाना। और शायद यही वो चीज़ है जो एक प्रोफेशनल और एक शौकिया इंसान में असली फर्क बताती है। आज की हमारी बातचीत इसी एक विचार की गहराई में उतरेगी। हमारा विषय है लीडरशिप और प्राथमिकताएं तय करने की कला। क्योंकि आगे की सोचना और जिम्मेदारियों को सही क्रम में लगाना ही तो वो गुण है जो एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम सफलता को बहुत ही आसान भाषा में समझें, जैसा कि हमारे आज के स्रोत बताते हैं, तो सफलता का मतलब है जो लक्ष्य आपने तय किए हैं उन्हें एक एक करके लगातार पूरा करते जाना। तो ये परिभाषा सीधे सीधे प्राथमिकताएं तय करने की आपकी काबिलियत से जुड़ जाती है। अगर एक लीडर को यही नहीं पता कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए ये गुण किसी भी लीडर की कामयाबी का मूल मंत्र है। और इसी मंत्र को समझने के लिए हमारे स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली टूल का जिक्र करते हैं, परेटो सिद्धांत। ज्यादातर लोग इसे 20-80 के नियम के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी की भी जिंदगी या किसी भी कंपनी के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक कमाल का नजरिया है। तो ठीक है, ये 20-80 का नियम सुनने में तो किसी गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं, आखिर ये है क्या। इसकी जो मूल अवधारणा है वो बहुत सरल है लेकिन हैरान करने वाली है। ये सिद्धांत कहता है कि आपके 20% काम आपको 80% नतीजे देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त ही सब कुछ है। शर्त यह है कि आप अपना सबसे कीमती सामान, यानी अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा और अपनी टीम के सबसे अच्छे लोग प्राथमिकताओं पर लगाएं। हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा चित्र भी दिया गया है। सोचिए, एक ग्राफ है जिस पर एक सीधी लाइन दिखाती है कि अगर आप अपनी पहली और दूसरी सबसे जरूरी प्राथमिकता पर ध्यान लगाते हैं तो आपको 1 से लेकर 8 तक के नतीजे मिलते हैं, 4 गुना ज्यादा फायदा। वहीं एक टूटी हुई लाइन दिखाती है कि अगर आप उतनी ही ऊर्जा अपनी 9वीं और 10वीं प्राथमिकता पर लगाते हैं तो आपको सिर्फ 9 और 10 यानी बहुत मामूली नतीजे मिलते हैं। अच्छा, और यहाँ ये सिद्धांत हमें सच में चौंका देता है। हाँ, ये सिर्फ बिजनेस या काम के बारे में नहीं है। एक पल के लिए अगर सोचें तो हमारी 80% खुशी शायद हमारे 20% दोस्तों से आती है। हमारी 80% चिंताएं शायद हमारे 20% समस्याओं से ही जुड़ी होती हैं। ये नियम तो हमें अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। क्या हम अपना ज्यादातर वक्त उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो असल में मायने ही नहीं रखती? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये नियम हर जगह लागू होता है। स्रोत में कुछ मजेदार उदाहरण भी हैं, जैसे किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स 80% मुनाफा कमाते हैं, किसी किताब का 20% हिस्सा ही उसकी 80% जानकारी देता है, और सबसे मजेदार, किसी पिकनिक पर गए 20% लोग 80% खाना खा जाते हैं। ये वाला तो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। तो ये उदाहरण हल्के फुल्के लग सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। जैसा कि लेखक ने एक बहुत शक्तिशाली वाक्य में कहा है, हम अक्सर उन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं जो असल में जरूरी हैं ही नहीं। असली चुनौती उन गिनी चुनी जरूरी चीजों को पहचानने की है। ठीक है, तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। 80% नतीजे सिर्फ 20% मेहनत से। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं। असल दुनिया में एक मैनेजर अपनी टीम के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या इसका मतलब है कि उसे अपनी टीम के 80% लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ही इस सिद्धांत की असली ताकत है। इसे लागू करने के लिए स्रोत एक बहुत ही साफ 5 कदमों की रणनीति बताते हैं। पहला कदम है अपने टॉप 20% प्रोड्यूसर्स को पहचानना। प्रोड्यूसर्स मतलब वो लोग जो असल में नतीजे लाते हैं, जो आपकी टीम के सितारे हैं। ओके। दूसरा, अपना 80% लोगों के साथ का समय इन्हीं टॉप 20% लोगों के साथ बिताएं। तीसरा, अपनी टीम के विकास पर खर्च होने वाले 80% पैसे भी इन्हीं टॉप 20% लोगों पर लगाएं। चौथा, ये पहचाने कि कौन सा 20% काम आपको 80% नतीजे देता है, और बाकी 80% कम असरदार काम करने के लिए किसी सहायक को तैयार करें। और पांचवा, इन्हीं सितारों से कहिए कि वो टीम के उभरते हुए 20% लोगों को काम सिखाएं, जिसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। एक मिनट, दूसरा और तीसरा पॉइंट थोड़ा चौंकाने वाला है। अपना 80% समय और पैसा सिर्फ 20% लोगों पर लगाना,
ये सुनने में थोड़ा पक्षपाती नहीं लगता? अगर मैं एक लीडर हूं और मैं अपना 80% वक्त सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को दूं, तो बाकी टीम को क्या लगेगा? उन्हें लगेगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे तो टीम का मनोबल गिरेगा, नाराजगी फैलेगी। एक लीडर इस पक्षपात के आरोप को कैसे संभालेगा? आपका डर बिल्कुल जायज है, और अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो ऐसा हो भी सकता है। इसीलिए इन टॉप 20% लोगों की पहचान करने का तरीका बहुत अहम है। ये पक्षपात या पसंद नापसंद का मामला नहीं है, ये प्रभाव का मामला है। लेखक इसका एक बहुत ही अनोखा और क्या कहते हैं, खरा तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी टीम के हर सदस्य के बारे में खुद से एक सवाल पूछिए। अगर ये व्यक्ति मेरे खिलाफ हो जाए या अपना समर्थन वापस ले ले, तो इसका मेरी सफलता पर क्या असर पड़ेगा? अगर जवाब ये है कि उस व्यक्ति के होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके नाम के आगे निशान न लगाएं। अच्छा, तो ये इस बारे में नहीं है कि मुझे कौन पसंद है, बल्कि इस बारे में है कि किसका असर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति आपको बनाया बिगाड़ सकता है, तो उसके नाम के आगे निशान लगाएं। जब आप ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 15 से 20% नामों के आगे ही निशान लगे हैं। ये हैं वो रिश्ते जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये आपके टॉप 20% हैं। जब आप इन पर अपना समय और संसाधन लगाते हैं, तो आप पक्षपात नहीं कर रहे, आप रणनीति बना रहे हैं। ये तरीका दिलचस्प तो है, लेकिन क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? हो सकता है कोई लीडर सिर्फ उन लोगों को चुने जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, न कि उन लोगों को जो असल में चुपचाप रहकर शानदार काम करते हैं। क्या ये चापलूसी को बढ़ावा नहीं देगा? एक और बहुत अच्छा सवाल है, और ये लीडर की अपनी समझदारी पर निर्भर करता है। बनाया बिगाड़ सकने का मतलब चापलूसी नहीं है, इसका मतलब है असल काबिलियत और प्रभाव। एक सेल्स टीम में ये वो सेल्स पर्सन हो सकता है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता है। एक इंजीनियरिंग टीम में ये वो कोडर हो सकता है जो सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाता है। एक अच्छा लीडर चापलूसी और असल प्रभाव के बीच का फर्क समझता है। ये तरीका लीडर को मजबूर करता है कि वो भावनाओं से हटकर सोचे और देखे कि असल में नतीजे कौन ला रहा है। वाह! तो वो गड्ढे खोदने वाला आदमी, वो हम में से कई लोग हैं। स्रोत में एक कहानी है उस आदमी की जिसे लगता था कि बस कड़ी मेहनत करने से वो अमीर बन जाएगा। तो उसने अपने पिछवाड़े में बिना सोचे समझे गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। नतीजा, उसे अमीरियत तो नहीं मिली, बस कमर में दर्द मिला। हमें लगता है कि बस व्यस्त रहना ही काफी है, लेकिन ये कहानी बताती है कि हम शायद गलत दिशा में ही गड्ढे खोद रहे हैं। ये कहानी सीधे तौर पर एक विचार से जुड़ती है। संगठित हों या पीड़ा से हैं, ऑर्गेनाइज और एगोनाइज। लेखक का कहना है कि हर लीडर को एक ही समय में 3 या 4 सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक संभालना आना चाहिए। अगर किसी की जिंदगी में 100 चीजें एक साथ चल रही हैं, तो यकीन मानिए अंत में कुछ भी पूरा नहीं होगा। सब कुछ करने की कोशिश का मतलब है कि असल में कुछ भी नहीं होगा। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम कैसे तय करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में? इसके लिए लेखक एक बहुत ही व्यवहारिक, मतलब 4 खानों वाली प्रणाली देते हैं। आप अपने सभी कामों को इन 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है उच्च महत्व, उच्च तात्कालिकता। ये वो काम हैं जो जरूरी भी हैं और जिन्हें तुरंत करना है, जैसे कोई बड़ी क्लाइंट डेडलाइन या कोई इमरजेंसी। इन्हें तो सबसे पहले निपटाना है। बिल्कुल। दूसरी है उच्च महत्व, कम तत्कालिकता। ये आपके भविष्य के लिए सबसे जरूरी काम है, जैसे नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना या लंबी अवधि की योजना बनाना। इन पर तुरंत करने का दबाव नहीं होता, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। सफल लोग इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए समय तय करते हैं। और बाकी 2? तीसरी श्रेणी है कम महत्व, उच्च तत्कालिकता। ये वो काम हैं जो लगते तो जरूरी हैं पर होते नहीं, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स या ईमेल्स। इन्हें जल्दी से पूरा करने के तरीके खोजने चाहिए और हो सके तो किसी और को सौंप देना चाहिए। अच्छा। और चौथी, सबसे खतरनाक श्रेणी है कम महत्व, कम तत्कालिकता। ये समय की बर्बादी है, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इन कामों को या तो इकट्ठा करके हफ्ते में एक बार आधे घंटे में करें या हमेशा के लिए छोड़ दें। और इससे सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अमल में भी लाना है। स्रोत में एक पारेटो टेम्पलेट का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये इसी 4 खानों वाली प्रणाली को कागज पर उतारने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पन्ने को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। हर हिस्सा एक श्रेणी के लिए है, जरूरी और तुरंत, जरूरी पर तुरंत नहीं, वगैरह वगैरह। आप अपने सारे काम, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स इन 4 बॉक्सों में डालते हैं।
इससे एक नज़र में साफ हो जाता है कि आपको अपनी ऊर्जा सबसे पहले कहाँ लगानी है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, मेरा ज़रूरी नहीं पर तुरंत वाला बक्सा भर गया था। वो सारे ईमेल्स जिन पर यूर्जेंट लिखा होता है, वो सारी छोटी-मोटी मीटिंग्स, उन्हें किसी और को सौंपना या न कहना सबसे मुश्किल था। लेकिन एक बार जब मैंने ये किया, तो मेरे पास असल काम के लिए, मतलब ज़रूरी पर तुरंत नहीं वाले कामों के लिए घंटों का वक्त निकल आया। वाह, ये तो सच में बहुत शक्तिशाली तरीका लग रहा है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। सवाल यह नहीं है कि क्या मेरा कैलेंडर भरा होगा? जाहिर है, वो तो भरा ही होगा। असली सवाल ये है कि मेरा कैलेंडर कौन भरेगा? क्या मैं खुद अपनी प्राथमिकताएं तय करूंगी या दूसरों के अनुरोधों को अपना समय भरने दूंगी? बिल्कुल। और यहीं पर एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच का बुनियादी अंतर सामने आता है। लेखक इसे बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। जो लीडर होते हैं वो पहल करते हैं, वे नेतृत्व करते हैं, फोन उठाकर संपर्क बनाते हैं, योजना बनाने में समय लगाते हैं और समस्याओं का पहले से अनुमान लगा लेते हैं। वो इंतजार नहीं करते। नहीं, वे लोगों में समय का निवेश करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपना कैलेंडर भरते हैं। इसके विपरीत जो फॉलोअर होते हैं वो प्रतिक्रिया करते हैं। वे फोन बजने का इंतजार करते हैं, दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर रिएक्ट करते हुए जीते हैं, लोगों के साथ बस समय बिताते हैं और दूसरों के अनुरोधों के अनुसार अपना कैलेंडर भरते हैं। एक लीडर पूछता है आज मैं किससे मिलूंगा, जबकि एक फॉलोअर सोचता है आज मुझसे कौन मिलेगा। ये मानसिकता का फर्क है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देखते हैं। हमने 20-80 नियम की ताकत को समझा, ये देखा कि ये हमारे समय, काम और रिश्तों पर कैसे लागू होता है। हमने लोगों और कामों को प्राथमिकता देने के व्यवहारिक तरीकों पर बात की और सबसे जरूरी ये जाना कि कैसे प्रतिक्रिया करने वाले से पहल करने वाले की मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। और अगर इसका अंतिम विश्लेषण किया जाए तो ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर आकर टिकता है। दक्षता यानी एफिशिएंसी जीवित रहने की नींव है और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस सफलता की नींव है। इसे सरल भाषा में समझें तो दक्षता का मतलब है काम को सही तरीके से करना और प्रभावशीलता का मतलब है सही काम करना। जैसे वो गड्ढे खोदने वाला आदमी, बिल्कुल वो आदमी बहुत कुशल था, वो बहुत अच्छे गड्ढे खोद रहा था, लेकिन वो प्रभावी नहीं था क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। लीडरशिप सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर कड़ी मेहनत करने के बारे में है। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये स्रोत हमें प्राथमिकताएं तय करने और उन पर काम करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा देते हैं। ये हमें क्या और कैसे बताते हैं। लेकिन आज की इस शोर और लगातार मांगों से भरी दुनिया में कोई व्यक्ति उस ज्ञान और विवेक को कैसे विकसित करे जिससे वो वास्तव में ये पहचान सके कि उसके टॉप 20% में क्या आता है। क्योंकि असली चुनौती सिर्फ सिद्धांत को जानना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में सही ढंग से लागू करने के लिए जरूरी समझदारी हासिल करने की है।